दोस्तों, नेपाल इन दिनों बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है। काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये कुछ ऐसा ही आंदोलन है जो कि आज से कुछ साल पहले श्रीलंका के अंदर देखा गया था। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर और अब नेपाल के अंदर इस तरह का आंदोलन देखा जा रहा है। इस आंदोलन को जैन जी आंदोलन करार दिया गया। हालात ये है कि पीएम केपी शर्मा ओली को दुबई जाना पड़ सकता है। नेपाल की पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस आंदोलन की शुरुआत एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई थी, लेकिन अब ये गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। दरअसल सब कुछ 4 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जब नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन नहीं कर रही थी। साथ ही फेक अकाउंट्स, अफवाहों और साइबर अपराधों में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा था। लेकिन जनता, खासकर युवाओं ने इस कदम को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इसके बाद 8 सितंबर को स्थिति विस्फोटक हो गई। हजारों युवाओं सड़कों पर उतर आए। वह हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार की सख्ती और पुलिस की कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई और संसद भवन, कैबिनेट ऑफिस और अहम सरकारी ठिकानों के पास लोग पहुंचने लगे तो टकराव तेज हो गया। कई जगह पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों और एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। इस हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी और कई गंभीर रूप से घायल युवाओं की हालत नाजुक बनी रही। ये खबर जैसे ही फैली, गुस्सा और तेज हो गया। लोग इसे सरकार की नाकामी और जनता की आवाज दबाने की कोशिश मानने लगे। नेपाल सरकार के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक और बढ़ते प्रदर्शन को रोकना जरूरी था, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और कई अन्य देशों ने चिंता जताई और कहा कि जनता की आवाज को दबाने से हालात और बिगड़ेंगे। स्थिति और बिगड़ने से पहले नेपाल सरकार ने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप दोबारा चालू कर दिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया वापस चालू कर देने से आंदोलन शांत हो सकता था? जवाब है नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की नहीं रह गई थी। ये भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और लोकतंत्र की थी। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। सरकार ने हालात संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट की स्पीड कम की और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। लेकिन आंदोलन रुकने की बजाय और फैलता रह गया। धीरे धीरे ये गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा आंदोलन बन गया। आखिरकार दबाव इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इससे ये साफ हो गया कि नेपाल का यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया के बैन का विरोध नहीं था, बल्कि ये भ्रष्टाचार और राजनीतिक अव्यवस्था के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। अब सवाल उठता है कि ये सब क्यों हुआ? असल में नेपाल के युवाओं के पास सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये उनकी आवाज है, यही उनका मंच है, यही लोकतंत्र की नब्ज है। जब इसे अचानक छीन लिया गया तो गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और सालों से चला आ रहा भ्रष्टाचार भी बड़ी वजह थी। नेपाल के युवा मानते हैं कि अगर सरकार उनके लिए नौकरियों का इंतजाम नहीं कर सकती, अगर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर जनता की आवाज दबाई जाती है, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? यही सोच आज काठमांडू की सड़कों पर साफ दिखाई दी। वहीं इस आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया कि आज की पीढ़ी यानी जैन जी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि आगे नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या सरकार सिर्फ सोशल मीडिया वापस चालू करके चुप बैठ जाएगी, या फिर भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी? और क्या ये युवा अब लगातार राजनीति में सक्रिय रहकर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? ये आंदोलन नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसने दिखा दिया कि जनता, खासकर युवा, अगर एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी उन्हें रोक नहीं सकती।
तो दोस्तों, नेपाल में ये जो जेनजी आंदोलन चल रहा है वह सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के लिए और लोकतंत्र की मजबूती की लड़ाई है। ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सबक है कि युवा अब किसी भी तरह की ज्यादती के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्हें चाइना की मदद से सत्ता मिली है, ये भी आरोप लगाए गए हैं, जिस वजह से इन्होंने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को दिए थे और उन कॉन्ट्रैक्ट से कोई ज्यादा फायदा भी नेपाल को नहीं हुआ। इतना ही नहीं, केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में भी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब नेपाल की जनता ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। आपको बता दें, केपी शर्मा ओली पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि अपने कार्यकाल में भारत का दौरा नहीं किए। ये ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं इस पूरे मैटर पर भारत की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और बताया गया कि पूरी सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही जो भारतीय नेपाल के अंदर रह रहे हैं उन्हें भी अपना ख्याल रखने के लिए कहा गया। इसके अलावा कई फ्लाइट जो कि नेपाल के अंदर जाने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया गया। साथ ही अब नेपाल ने अपना एयरपोर्ट भी बंद कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंदोलन कितना बड़ा बन चुका है। नेपाल के अंदर ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई बार नेपाल के अंदर आंदोलन हो चुके हैं। इससे पहले नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की और वापस से नेपाल में डेमोक्रेसी को खत्म करके किंग रूल लाने के लिए आंदोलन हो चुका है। यूं तो नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत 1951 में हुई थी, लेकिन मौजूदा गणतांत्रिक लोकतंत्र 2008 से पूरी तरह स्थापित हुआ था, जब 2006 में जन क्रांति ने राजशाही की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन आज वही नेपाल एक बार फिर से किंग रूल भी चाहता है। हालांकि फिलहाल ये देखना होगा कि क्या केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन थमता है या फिर नहीं। कुछ समय पहले एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी वीक हुई है और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी देशों के आंतरिक हालात सही नहीं है और ऐसे में उन देशों से संबंध अच्छे नहीं रखे जा सकते। जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन और दिवालिया होते श्रीलंका को देखा था। म्यांमार में किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं ये हम सभी जानते हैं। वहीं बांग्लादेश के अंदर अभी पिछले साल क्या हुआ ये भी हम सब ने देखा। पाकिस्तान का हाल हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा अब नेपाल, जब एक देश खुद ही स्थिर ना हो तो उस देश के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करना मुश्किल होता है और यही कारण है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते इतने बेहतर नहीं हुए हैं। बहरहाल आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।